नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन बिंदुओं पर जिनकी वजह से शेयर बाजार में कुछ रौनक आ सकती है, कुछ तेजी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों से, सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि जब कभी मैं नए वीडियो डालूं वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोगों से एक और अनुरोध है कि अगर आप वीडियो को उपयोगी समझते हैं तो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। चैनल में जो भी हम इस एपिसोड पे बात करेंगे वो कोई सलाह या रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये मेरा केवल अपना एक अनुमान है, विश्लेषण है, जो मेरा अब तक का कई दशकों का अनुभव है, उस आधार पे मैं पेश करूंगा। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय लेना हो वो अपने बुद्धि, विवेक और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरे के बाद लें और उससे होने वाले नफ़ा नुकसान के बारे में आप खुद उसका आकलन करें और उसकी जिम्मेदारी लें। तो आइए शुरू करते हैं बिंदुवार कि शेयर बाजार में तेज़ी लाने के लिए, शेयरों में मजबूती लाने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें गौर करना ज़रूरी होगा। सबसे पहले, जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में वापस नहीं लौटते हैं तब तक बाजार में कोई बड़ी तेजी या सस्टेन्ड रैली की उम्मीद करना बेकार है। थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आ सकती है या डेड कैट बाउंस जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनसे बाजार को या आपके निवेश को बहुत ज़्यादा जो है हरा भरा करने में मदद नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट है कि जब तक डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत बना हुआ है या रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूती दिखाता जाएगा, अभी फ़िलहाल 91-92 के बीच में डॉलर चल रहा है। रिज़र्व बैंक की लाख कोशिशों के बावजूद डॉलर जो है वो मजबूती बनाए हुए है, और अगर शायद रिज़र्व बैंक का बहुत ज़्यादा दखल न होता तो डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई होती। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो भी भारत में पैसा लगाते हैं वो डॉलर टर्म्स में लगाते हैं, और जब डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है तो उनके लिए मुनाफा कमाने के बाद जो वो पैसा अपने वापस ले जाते हैं वो उसका मूल्य जो है वो सापेक्षिक रूप से यानी कॉम्परेटिवली वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए अगर रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी, तो जाहिर है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अगर उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा या वो अपना नफ़ा नुकसान समझ करके जितना जल्दी हो सके वो निकलने की कोशिश करते हैं। ये उनकी एक प्रवृत्ति है और वो वहाँ अपना पैसा पार्क करते हैं, लगाते हैं जहाँ उनको बेहतर रिटर्न की उम्मीद लगती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, वो तनावग्रस्त है और अभी कुछ दिन तक और बनी रहेगी, जिसमें ग्रीनलैंड का मसला है, ईरान का मसला है और दूसरे कई मसले हैं जिनकी वजह से हम अभी ये नहीं कह सकते कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई है। अभी कुछ समय तक लग रहा था कि कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा नहीं होगा, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे कच्चा तेल भी जो है वो थोड़ा महंगा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर डॉलर और मजबूत होता जाएगा तो हमारे लिए, भारत के लिए उसका जो विदेशी मुद्रा में होने वाला आयात है वो महंगा होता जाएगा
और भारत के खजाने से अच्छी खासी और रकम निकलती चली जाएगी। इसलिए डॉलर में कमजोरी आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, यानी डॉलर और मजबूत हो सकता है, क्योंकि हम अपनी पेट्रोलियम ज़रूरतों को पूरी तरह हम जो हैं वो नकार नहीं सकते और उनको एकदम से कम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक बहुत विकट समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का शिकंजा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सपोर्ट्स जो हैं जिस गति से बढ़ने चाहिए थे, जो फेवरेबल हालात थे उनमें वो बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि यूक्रेन से तेल लेने की जो शर्त उन्होंने रखी थी कि अगर आप लेंगे तो टैरिफ हम इतना बढ़ाएंगे, उन्होंने बढ़ा भी दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, तेल कंपनियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो यूक्रेन से तेल जो है उसको वहाँ के बदले वो दूसरी जगहों से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्रम्प के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। वो कब क्या कौन सा फैसला लेंगे, कल वो बोल देंगे नहीं साहब, ये अभी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है बोर्ड फॉर पीस का, उसमें भारत को भी निमंत्रण दिया कि भाई आप इसमें शामिल होइए और एक खास तयशुदा रकम आप दीजिए। और भारत ने अभी तक उस संस्था के बारे में कोई हामी या स्पष्ट तौर पे कोई बयान नहीं दिया है। अगर मान लीजिए भारत बोर्ड फॉर पीस में शामिल होने से इनकार कर देता है तो ट्रम्प के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, वो नाराज हो जाएं, वो एकदम बौखला जाएं और नतीजतन और टैरिफ की घोषणा कर दे या कहे कि ठीक है यूक्रेन से आपने तेल लेना बंद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप बोर्ड फॉर पीस में आपने नहीं लिया तो हम आपको, वो कहेंगे नहीं, मतलब हो सकता है कि वो ना कहें, खुले तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन वो उसकी खुन्नस किसी न किसी रूप में, टैरिफ के रूप में या किसी और व्यापारिक दबाव के रूप में वो लगा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इन हालात में भारत के रुपए की स्थिति बहुत अच्छी होने की संभावना बहुत कम है। और एक पॉइंट ये सबसे काबिले गौर है कि जब तक रुपया स्थिर नहीं होता, डॉलर जो वर्तमान कीमतें हैं या डॉलर में जो मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है, ये अगर कमजोर नहीं होगा तो विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार में लौटना मुकम्मल तौर पर संभव नहीं है। और अगर विदेशी संस्थागत निवेशक नहीं वापस लौटे, उनकी खरीदारी का दायरा नहीं बढ़ा, तो ये मान के चलिए कि भारतीय शेयर बाजार के अंदर अभी जो हालात हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक चीज़ थी कि अभी जो EU और के साथ जो हमारी डील होनी थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के, वो लगभग कंक्लूड हो गई है, लेकिन उसको लागू होने में, उसको जो है उसके फाइनल प्रिंट्स क्या हैं, इस बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर वो उससे संबंधित उस डील में क्या है, किस किस्म का मोटा मोटा ब्लूप्रिंट भी अगर जो सामने आ जाए तो अलबत्ता बाजार उसका नफ़ा नुकसान समझ करके ज़रूर थोड़ा सा ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन अभी हमको उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि EU से जो हमारी डील हो रही है वो एक ऐतिहासिक डील होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस चीज़ की जानकारी दी है कि हमारे GDP का लगभग 1/3 वो उसका आकार जो है वो लगभग 1/3 है, और उसके अलावा जो विश्व ट्रेड है उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज उस डील से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हमें कुछ उस डील के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में बाजार जो है किसी भी प्रकार का कोई आकलन करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा
अभी हमें उसके लिए कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब रही बात कि अब और कौन सा बाजार को बढ़ाने के लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है बजट। लेकिन जानकारों का मानना ये भी है कि बजट में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, इसकी संभावना बहुत कम है कि बाजार को कुछ वो सामग्री मिल जाए या वो रियायतें मिल जाए या वो कुछ और नई घोषणाएं मिल जाएं जिनसे कि बाजार जो है वो कुलाचे भरने लगे। ये दीगर बात है कि तात्कालिक तौर पे बजट आने के बाद वो क्या प्रतिक्रिया होगी वो तो बजट देखने के बाद पता लगेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत बजट फेवरेबल आता भी है, बाजार उससे प्रभावित होता भी है पॉजिटिवली, तो वो रैली कितने दिन चलेगी, कितना मजबूत रैली होगी, अब ये समय बताएगा। तो लिहाजा मेरा केवल कहना इतना है कि मेरे हिसाब से अभी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमारे बाजार में तेजी लाने के लिए अहम रोल अदा करते हैं, जब तक वो पूरी तरह वापस नहीं लौटेंगे या जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाती है या सुधर नहीं जाती है और बजट में जब तक कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक घोषणाएं नहीं होती हैं, तब तक हमें बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो लिहाजा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हमें समय दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।